हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो यूक्लिड को ज्यामिति का जो है या हम कहें रेखा गणित का वो जनक माना जाता है। ठीक है, और यूक्लिड ने ज्यामिति के बारे में कुछ बताया हुआ है। ठीक है, जैसे बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीज़ें, रेखाखंड क्या होता है, सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन यहाँ जो हमने लिया है वो अवगृहित और अभिधारणा लिया हुआ है, और साथ में हम अवगृहित कितने होते हैं उनके बारे में भी डिटेल्स आपको यहाँ हम बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका अभिधारणा रहेगा यूक्लिड का। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा ताकि ये आपको समझ में आ जाए, और वैसे भी ये आपका एक सिलेबस का पार्ट है तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो अवगृहित है। अवगृहित क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्जियम। ठीक है, ये क्या होता है, तो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, ठीक है, जिनके लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हम उन्हें सत्य मान लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अवगृहित। ठीक, तो यही हमने लिख रखा है कि ऐसे आधारभूत तथ्य जो बिना किसी प्रमाण के, क्या है, जो बिना किसी प्रमाण के क्या किए जाते हैं, सत्य मान लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अवगृहित। जैसे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है कि उसको हम सत्य मान लेते हैं, कभी वो नहीं करते कि नहीं ये सत्य नहीं है, तो वही वाली बात है। तो कुछ ऐसे ही आधारभूत तथ्य होते हैं यहाँ जिनके लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसे ही सत्य मान लिए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, अभिधारणा क्या होती है, तो अभिधारणा को कहते हैं पास्चुलेट। ये क्या होता है, तो ऐसे आधारभूत तथ्य जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर प्रमाण की आवश्यकता होगी, ठीक है, जिसके लिए, जिस तथ्य के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होगी वो तथ्य आपका अभिधारणा कहलाएगा, और जिस तथ्य के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वो तथ्य आपका क्या कहलाएगा, अभिगृहित कहलाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड जी ने 7 अवगृहित दिए हैं। कितने दिए हैं, 7। तो आज हम उन 7 को देखेंगे क्या क्या होता है। तो पहला अवगृहित क्या है, एक बात यहाँ और भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जो नंबरिंग है वो इधर उधर नहीं करनी है। जो अवगृहित पहले नंबर पर है वो पहले नंबर पर ही रहेगा, जो दूसरे पर है वो दूसरे पर, तीसरे पर है तो तीसरे पर, यानी आपको नंबरिंग नहीं डिस्टर्ब करना है, क्योंकि जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसी अवगृहित नंबर को देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हमें नंबर नहीं डिस्टर्ब करने, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, 7 हमको वैसे ही उनको याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अवगृहित क्या है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब कुछ वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु के बराबर हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, तो कैसे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होता है कि लाल पीला है, पीला लाल है। ठीक है, लाल पीला है तो पीला लाल है, बता, उसके बाद कहेगा लाल हरा है, तो बताइए कौन किसके बराबर है। वही चीज़ यहाँ है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। ठीक है, कई वस्तुएं हैं जो क्या है, किसी एक वस्तु के बराबर है, तो वो परस्पर क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक, जैसे जैसे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मान लिया हमने एक रेखाखंड ले लिया ए बी। कौन सी रेखाखंड ले ली, ए बी। एक ए बी रेखाखंड हमने ले लिया, और दूसरी जो रेखाखंड हमने लिया उसका नाम है सी डी। ठीक है, एक ए बी रेखाखंड है और दूसरी रेखाखंड क्या है, सी डी रेखाखंड है। ठीक, तो देखो रेखाखंड को ऐसे ही ऊपर लाइन करके दिखा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी जो है सी डी जो है वो ई एफ के बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, और जो सी डी है वो किसके बराबर है, ई एफ के। तो देखो यहाँ कॉमन क्या है, सी डी है ना, सी डी ही है ना, ये एक वस्तु जो दूसरे वस्तु के बराबर है, आपस में इसी के बराबर है ना, ए बी और ई एफ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक, समझ में आ गया कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट अवगृहित कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब सेकेंड अवगृहित क्या है, तो सेकेंड अवगृहित आपका है कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ठीक है, तो पूर्ण भी बराबर आता है। अब ये क्या है, बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए, जैसे आपने कुछ ले लिया, ठीक है, वो दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, अब कोई और चीज़ ले लीजिए। ठीक,
तो क्या करिए, वो जो चीज़ है वो दोनों बराबरों में, जो बराबर है आपस में, उन दोनों में दोनों साइड में जोड़ दीजिए। ठीक, तो जो पूर्ण मिलेगा हमें जोड़ने पर वो भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। समझ में आ गया कि यदि बराबरों में किसी बराबरे को जोड़ा जाए, यानी किसी बराबर को बराबरों में बराबर को ही जोड़ा जाए तो ये क्या होगा, तो पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझेंगे। यहाँ मान लीजिए एक कोड है ABC और एक कोड है DEF, ये आपस में बराबर है। मान लिया M नाम का कोई कोड है, 30 अंश है, और इस 30 अंश को हमने दोनों साइड में जोड़ दिया। ठीक, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं ABCDEF, तो जब यम को भी जोड़ रहे हैं, दोनों साइड में सेम ही है यम। ठीक है, ये भी मान लो 30 अंश है, ये भी 30 अंश है, बराबर है दोनों। तो इन बराबरों में जब इन बराबरों को जोड़ेंगे, जो पूर्ण मिलेगा वो भी आपका क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा ना। तो यही आपका क्या होगा, अब अपगृहीत तीसरा हो गया, सॉरी दूसरा हो गया। अब हम तीसरा अपगृहीत देखते हैं। तीसरा अपगृहीत हमारा क्या है, तो तीसरा अपगृहीत है कि यदि बराबरों में से बराबरों को क्या किया जाए, घटा दिए। यदि बराबरों को बराबरों में से घटा दिया जाए तो शेषफल भी क्या आता है, बराबर। सेम टू सेम आपके दूसरे की तरह है, बस उसमें जोड़ा गया था और इसमें क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, जैसे वहाँ था कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण क्या आता है, बराबर आता है। वैसे यहाँ क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटा दिया जाए तो शेषफल भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यही हो गया आपका ABC। मान लो DEF है, हमने XYZ को क्या किया, दोनों साइड में घटा दिया, ये इक्वल है। तो जब घटा देंगे तो जो पूर्ण होगा, यानी कि जो शेषफल होगा, वो भी आपका क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखो चौथा अपगृहीत क्या है हमारा, तो चौथा अपगृहीत है कि वे वस्तुएं जो कि परस्पर क्या है, संपाती, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो संपाती का मतलब क्या होता है, मान लो एक रेखा ये है, मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा और है, ये इस रेखा का नाम है AB, एक रेखाखंड है ये AB, और ये एक रेखाखंड है CD। ठीक है, तो अगर A बिंदु C पर आए, B बिंदु D पर आए, ठीक है, संपाती हो, ठीक, तो ये संपाती हो जाएंगे। जब ये संपाती हो जाएगा तो इसका जो लेंथ होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कहने का कुल मतलब यही है कि वे वस्तुएं जो कि परस्पर क्या है, संपाती हैं। ठीक है, यानी ये बिंदु C पर है, बिंदु D पर है, ठीक है, संपाती हैं, तो वो जो रेखाखंड होंगे वो लेंथ में भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको आप डिफिनीशन में दिया गया है कि वे वस्तुएं जो कि परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने ले लिया एक AB है, एक CD है, ये संपाती हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, अब पांचवा अपगृहीत देखिए। पांचवा क्या है, पांचवा है संपूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, संपूर्ण भाग क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए आप एक तरबूज लेती हैं, उसको 5 भागों में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, तो जब 5 भागों में डिवाइड कर देंगी तो कोई जब एक भाग लेंगी तो वो पूरे से बड़ा, वो पूरे से छोटा होगा कि नहीं, यानी कि जो बड़ा वाला पार्ट था, पूरा भाग जो था, उससे किसी एक की करेंगे तो हमेशा क्या होगा, उसी से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो वही कह रहा संपूर्ण भाग मतलब जब हम तरबूज को काटे नहीं थे। अपने भाग मतलब जब हम तरबूज को काट कर एक भाग ले लिए उसका, तो ये जो पूरा भाग होगा वो एक भाग से बड़ा होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो हमने यहाँ आपको एग्जाम्पल में भी दे दिया है कि जैसे मान लो 7 है, वो 5 + 2 के बराबर है, तो 7 हमेशा 5 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा। तो यही कहने का कुल मतलब है कि संपूर्ण भाग अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए आपका छठवां अपगृहीत क्या है। तो छठवां अपगृहीत क्या है कि एक ही वस्तुओं के दो गुने क्या है, एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। मतलब कोई देखो, जैसे यहाँ है y बराबर हमने 2x ले लिया है, z बराबर हमने 2x ले लिया है, तो एक ही वस्तु है ना, x, तो x मान लो कोई वस्तु है, उसका हमने 2 गुना कर दिया, और उस 2x को हम क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ों के बराबर कर रहे हैं, एक y के भी एक z के भी। तो जब किसी वस्तु, जब क्या है, एक ही वस्तु के 2 गुने हैं, ठीक है, परस्पर बराबर हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं। देखो जब y बराबर 2x है, z बराबर 2x है, तो जब 2x है 2x दोनों है तो y बराबर क्या होगा, z ही होगा। ठीक है, और आपका जो 7वां अपगृहीत है वो क्या है, तो 7वां अपगृहीत आपका है
17वां गृहीत आपका है कि एक ही समान वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे ये आपका छठा है वैसे ये आपका 17वां है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।